गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जो सेल साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कोशिका चक्र। और इसको बोलते हैं हम कोशिका विभाजन। देखिए, जो हमारा सेल साइकिल होता है ना, कोशिका चक्र, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल होती है ना, ठीक है, वो डिवाइड, जैसे पूरा प्रोसेस होता है ना विभाजन का, उसमें एक फेस होती है जहां पर एक सेल क्या करती है, वो जी एक आपकी फेस होती है जीवन, ठीक है, उससे स्टार्ट होके, ठीक, जी1 से स्टार्ट होके आपका उसमें जाती है, माइटोटिक फेस में जाती है। ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि सेल जो है वो क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है, अपनी डॉटर सेल बना रही है। ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है? उसके थ्रू ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। मतलब ग्रोथ मतलब वृद्धि, किसी के आकार में वृद्धि होना। ठीक है। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसी संतति पैदा करना, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग पैदा करना। ठीक है। तो क्या होता है, जो सेल होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब अधिकार है अपने आप को ग्रोथ करना और अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करना। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या है? कोशिका चक्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें सेल अपने जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संगठनों का संश्लेषण और उसके बाद उनका विभाजन करके अपनी जैसी दो संतति का निर्माण करती है, जिसको कोशिका चक्र, जिसको कोशिका चक्र कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, ये है कि जो हमारी सेल होती है ना, वो एकदम से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। उससे पहले कुछ फेस होती है जिसमें सेल क्या करती है, अपने आप को मैच्योर करती है, फिर क्या करती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करती है, उसका सिंथेसिस करती है।
ठीक है। फिर खुद को उसमें जाती है, मियोसिस या माइटोसिस में जाएगी। फिर उसके बाद वो क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है, ठीक है। तो इस पूरे इवेंट को, जिसमें सेल क्या करे, खुद को मैच्योर कर रही है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर रही है, अपने साइटोप्लाज्म का मतलब जो कोशिका द्रव्य होता है सेल का, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर का जितना पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो क्या करती है सेल, अपने जेनेटिक मटेरियल को और अपने क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य को क्या करती है, डबल करती है, ठीक है। फिर खुद को क्या करेगी, आगे जाके डिवाइड करेगी और दो सेल का या दो कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, खुद को विभाजित करके। तो इस साइकिल को हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल एक इवेंट है, मतलब एक एक स्टेप है जहां से शुरू होता है और एक स्टेप है जहां पे अंत होता है। तो उस पूरे इवेंट को फर्स्ट स्टेप कहाँ पे, जब शुरू हो रहा है सब कुछ, सेल क्या कर रही है, मतलब कोई सेल है वो क्या करना शुरू कर रही है, मतलब अपने आप को मिच्योर कर रही है कि अब मुझे जाना है विभाजन में, ठीक है। और विभाजन क्या है, विभाजन एक अंत है जहां पे सेल क्या करे, एक दूसरे को खुद से एक दूसरे में टूट, मतलब दो सेल में टूट के अलग हो रही है, वो है विभाजन। तो ये दो अलग अलग चीजें, सेल जो जो सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है, वो एक पूरा प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, जहां से शुरुआत हुई वहां से अंत तक। और विभाजन क्या है, एक लास्ट का अंत है जिसमें सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बन गए। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके अनुसार क्या है, घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें जो सेल है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है, द्विगुणन करती है, और जो अपने संगठनों का मतलब जो उसके अंदर कोशिका द्रव है उसका क्या करती है, उसका संश्लेषण करती है, दुगना करती है, और उसके बाद क्या करते हैं, उनका विभाजन करके अपनी जैसी ही दो सेलों का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो जो सेल मतलब सेल साइकिल है उसका मतलब यही है, ठीक है, कि जिसमें वो क्या करेगी, अपने ही मतलब घटनाओं का अनुक्रम है ये, ठीक है, कि अपने ही जेनेटिक मटेरियल का क्या करेगी, द्विगुणन करेगी, और अपने आसपास का जो साइटोप्लाज्म है या जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं उसका संश्लेषण करेगी, और फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, और फिर क्या करती है सेल, आपस एक से दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। देखो, कोई सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, हिंदी में भी यूकैरियोटिक ही कहलाते हैं और इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक ही कहलाते हैं, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को भी हिंदी में प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं, ठीक है। बस अंतर यही कि यूकैरियोटिक में क्या है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम कोशिका चक्र पढ़ रहे हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल को जब हम कल्चर करते हैं, ठीक है, जब हम एक यूकैरियोटिक सेल को कल्चर करते हैं, कल्चर मतलब हम उसे उगा रहे हैं, ठीक है। जब हम उसे उगा रहे होते हैं ना, तो उसमें 24 आवर लगते हैं। तो 24 आवर मतलब 24 घंटे के बाद वो क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल को कितने लगते हैं, 24 आवर लगते हैं डिवाइड होने में, ठीक है। वहीं जो हमारी यीस्ट सेल, 24 घंटे का मतलब एक दिन पूरा। वहीं जो हमारी यीस्ट सेल होती है, ठीक है, उसको कितना टाइम लगता है, 90 मिनट। तो वो 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल साइकिल होती है उसकी दो फेस होती है, ठीक है। फेस ऑफ फेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। उसकी दो फेस होती है, एक होती है हमारी इंटरफेस, एक होती है हमारी एम फेस। इसको बोलते हैं अंतरावस्था, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन अवस्था, ठीक है। देखो, फेस अलग चीज है और टाइप अलग चीज है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन दो तरह का होता है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस
इसका मतलब है समसूत्री विभाजन। जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। एक होता है हमारा मियोसिस, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, जब कोई सेल डिवाइड करती है, अगर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है 2n है, तो उसकी डॉटर सेल जो होती है, संतति जो होती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो भी 2n ही होता है। पर यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, यानी कि समसूत्री का मतलब होता है जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में था उतना जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में भी होगा। वहीं मियोसिस में क्या होगा, वहां पे अगर जो मदर सेल है या पेरेंट सेल है, अगर उसमें जेनेटिक मटेरियल 2n है, तो उसकी जो डॉटर सेल होगी उसमें एक में जेनेटिक मटेरियल उसका आधा हो जाता है। इसलिए इसको तो समसूत्री बोलते हैं और इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप है सेल डिवीजन का जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है फेस ऑफ सेल साइकिल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहले हमने एक डायग्राम पढ़ते हैं सेल साइकिल का। जो हमारी सेल साइकिल होती है ना, उसकी 3 फेस, मतलब जो हम पढ़ते हैं पहले, ये होती है G1, ये होती है S, ये होती है G2, और जो ये फेस होती है, ठीक है, ये आपकी मियोसिस की फेस होती है। ये हमारी क्या होती है, माइटोसिस, माइटोसिस की फेस होती है। जिसमें आती है प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस, टीलोफेस। ठीक है, ये 4 जो फेस होती है वो आती है इसके अंदर, और एक साइड में फेस होती है G2। ठीक है, तो जो हमारी सेल साइकिल है, ये पूरी एक सेल साइकिल है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें इंटरफेस आता है और एंड फेस आता है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंड फेस। ठीक है, तो इंटरफेस क्या है, जो किसी साइकिल का जो मैक्सिमम पार्ट होता है। ठीक है, 90% पार्ट जो होता है सेल साइकिल का, देखिए मैं एक बार बोल चुकी हूँ, सेल साइकिल का मतलब क्या है आपका, कोशिका चक्र। तो 90% पार्ट ऑफ, अब मैं हर बार कोशिका चक्र नहीं बोलूंगी, आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेल साइकिल का क्या मतलब है और कोशिका चक्र का क्या मतलब है। सिर्फ सिंपल इंग्लिश कोरिलेशन है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है ना, हिंदी के वर्ड ऐसे हैं कि क्वेश्चन में आपको हिंदी ही कंफ्यूज कर देगी, जबकि जो इंग्लिश है वो बहुत इजी है समझनी। तो जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वो हिंदी और इंग्लिश में भी आता है, तो बहुत टाइम ऐसा होगा जब आप ना क्वेश्चन समझ रहे होंगे तो आप हिंदी से नहीं समझ पाओगे, आप इंग्लिश से समझ पाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा कोरिलेट करो, जो एटलीस्ट जो सिंपल सिंपल शब्द है जैसे कि सेल, सेल साइकिल, तो इनको तो एटलीस्ट याद कर लो इंग्लिश में, क्योंकि इतने बड़े शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इजी रहेगा सबके आपके लिए। अगर जब आप क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपका क्वेश्चन पेपर देखा, तो कोरिलेट करना हिंदी और इंग्लिश में आसानी रहती है, तो थोड़ा बहुत कोशिश करो कि इंग्लिश में याद करो। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटरफेस। तो जो 90% पार्ट होता है ना सेल साइकिल का, वो किसके अंदर आता है, इंटरफेस के अंदर आता है। ठीक है, और जो हमारी इंटरफेस होती है वो क्या होती है, वो हमारी प्रिपेयर, मतलब स्टार्टिंग वाली फेस होती है, प्रिपेयर कराना, सेल को प्रिपेयर कराने की, उसको सेल डिवीजन करना है, तो वो इंटरफेस के अंदर आती है। तो हमारी इंटरफेस क्या होती है, ये हमारी रेस्टिंग फेस होती है, जिसमें सेल पड़ी हुई है, बस तैयार हो रही है कि उसको आगे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या है आपका, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। तो जो हमारी इंटरफेस है वो क्या है, किसी भी सेल साइकिल का 90% जो भाग है वो क्या है, सेल साइकिल का वो इंटरफेस है। और इंटरफेस को हम कहेंगे कि वो रेस्टिंग फेस है, मतलब कुछ करने से पहले उसकी तैयारी करती है ना कोई चीज, तो वो ये कि रेस्टिंग फेस है, और प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन कर रही है, उस टाइम पे खुद को रेडी कर रही है कि अब मुझे, जैसे कि मान लो कि किसी आदमी को पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ चढ़ने से वो अपनी पूरी, चढ़ने से पहले क्या करेगा, अपनी पूरी पैकिंग करेगा सामान की, कि मुझे इस चीज चीज की जरूरत वहां पे पड़ सकती है। तो वही सेल क्या कर रही है, सेल
डिवीजन होने से पहले खुद को रेडी कर रही है कि मुझे डिवीजन में ये चीज चाहिए, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। तो इंटरफेस क्या है आपकी 90% पार्ट ऑफ द सेल साइकिल, और रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसको, और ये क्या करती है, प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन करती है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया इंटरफेस क्या है। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे G2। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में बताया कि G2 मतलब G0 बोलते हैं इसको, सॉरी, यह है G0, यह है G1, ये S और ये G2। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरफेस के अंदर आती है। इंटरफेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो यहाँ से हमारी M साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ M साइकिल शुरू होगी G2 के बाद, और यहाँ G1 से पहले क्या होगी, M साइकिल खत्म हो जाएगी। तो दो M साइकिल के बीच में जो फेस आती है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। हम यहाँ पे एक ये भी बोल सकते हैं, तो दो M साइकिल या फेस, दो M फेस के बीच में जो फेस आती है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं। ये बहुत की पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। इंपॉर्टेंट है कि हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमें थोड़ा बहुत पता भी चल जाए कि अच्छा चीज़ें ये होती है। अब इंटरफेस के हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, किसके अंदर कौन कौन सी फेस आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे G0। G0 क्या होती है, तो G0 फेस जो होती है वो एक निष्क्रिय फेस होती है। मतलब कि सेल इसमें कुछ नहीं कर रही होती है, जो भी उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्योंकि हमारी सेल के अंदर क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, उसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, जिसमें एनर्जीज निकलती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इस जो G2 फेस होती है एक निष्क्रिय फेस है। G0 जो है वो एक निष्क्रिय फेस है, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो आपकी एक निष्क्रिय और शांत फेस है जिसमें कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है। ठीक है, यह है G2 फेस। सेकेंड आती है हमारी G1 फेस। ये आपकी इनिशिएशन फेस है, मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है। ये आपकी इनिशिएशन फेस है, जिसमें क्या होता है, हमने G0 में पढ़ा कि यहाँ पे सेल क्या है, निष्क्रिय है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, जिसमें कोशिका क्या करती है आपकी, उपापचयी रूप से एक्टिव होती है। पर इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस तो हो रही होती है, रिएक्शंस हो रही होती है, पर जो आपका डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, पर जो डीएनए होता है ना, उसका डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकृति, मतलब अपनी जैसी कॉपी बनाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी फेस हो गई, G1 फेस, जिसमें हमने डायग्राम में पढ़ा था। ये हमारी G0 फेस, जिसमें क्या हुआ था, निष्क्रिय पड़ी हुई, शांत अवस्था में पड़ी हुई सेल। ये है हमारा G1 फेस, जिसमें क्या हुआ, डीएनए का कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, हम ये कहेंगे कि जो सेल के अंदर मटेरियल है उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसमें रिएक्शंस हो रही है। अब हम पढ़ेंगे S फेस। S फेस को क्या बोलते हैं, S फेस बहुत ही, तो जो हमारी G1 फेस है वो क्या है, हमारी इनिशिएशन फेस है, इनिशिएटिव फेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जिसमें कोशिका उपापचय रूप से क्या होती है, एक्टिव होती है। एक्टिव को बोलते हैं हम सक्रिय होना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेल की वृद्धि होती है, सेल अपने साइज में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी लाइन, तो समझो इस चीज को कि G0 का मतलब है निष्क्रिय है, सेल खास शांत पड़ी हुई है, उसके अंदर रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं।
जीवन में क्या है, रिएक्शंस हो रही हैं और सेल अपनी क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब है एस फेज। इस फेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एस फेज को हम दूसरी क्या बोलते हैं, एस फोर होता है सिंथेसिस फेज, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है। संश्लेषण फेज बोलते हैं हम इसमें। तो सिंथेसिस का क्या सिंथेसिस हो रहा है, एस फेज में क्या सिंथेसिस होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन या फिर संश्लेषण। फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सेल साइकिल में जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन, ठीक है, उसका संश्लेषण कौन सी फेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किसका निर्माण हो रहा है, डीएनए फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन संश्लेषण होता है। और एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, क्रोमोसोम, उसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है, ठीक है। तो जेनेटिक में हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ना है कि डीएनए का फॉर्मेशन एस फेज में होता है जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, संश्लेषण फेज जो कि इंटरफेज में आती है, ठीक है। अब इसमें इस फेज में क्या होता है, इसमें आपका गुणसूत्र क्या होता है, डबल होने लगता है। अब ऐसे समझो कि ये आपकी सेल है, ठीक है, स्टार्टिंग में सेल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है यानी कि डीएनए, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे ना, जो डीएनए है वो 2C है, ठीक है। ये रेप क्या हुआ, इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, ठीक है, और अपना फॉर्मेशन किया, और ये कुछ देर बाद कितना हो गया, 4C हो गया। अब ये समझो कि जो डीएनए है ना हमारा, उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब कि अगर हम, मेरे पास 10 टॉफी थी तो मैंने और बढ़ा के उनको 20 कर लिया, ठीक है। टॉफी क्या हुई, 10 से 20 हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये रेप क्या हुआ, इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, ठीक है, और अपना फॉर्मेशन किया, और ये कुछ देर बाद कितना हो गया, 4C हो गया। अब ये समझो कि जो डीएनए है ना हमारा, उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब कि अगर हम, मेरे पास 10 टॉफी थी तो मैंने और बढ़ा के उनको 20 कर लिया, ठीक है। टॉफी क्या हुई, 10 से 20 हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। थोड़ा समझो उसको। जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है, मतलब क्रोमोसोम जो कंडेंस होके क्या बनाता है आपका, डी वो जो आपका डीएनए है ना, वो जब बहुत सारे डीएनए के पार्टिकल जुड़ के आपस में क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो डीएनए से क्या बना है, आपका क्रोमोसोम बना है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जो डीएनए है वो बढ़ गया है, पर उससे क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एस फेस में जो डीएनए है अगर वो 2C है तो वो 4C हो जाता है, डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो क्या है, डीएनए है वो डबल हो जाएगा अपनी स्टार्टिंग की जो मात्रा होगी, ठीक है। स्टार्टिंग मात्रा से, ठीक है। पर जो आपका क्या होता है, पर जो आपके नंबर ऑफ गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम, वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है कि डीएनए अगर 2C है तो वो 4C हो जाएगा सिंथेसिस फेस में, पर जो आपका गुणसूत्र है वो, जो नंबर है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं आएगी, वो उतने ही रहेंगे। अब इस फेज में एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, जो आपका डीएनए है, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है,
डीएनए क्या करेगा, अपनी पृथक्कृतीकरण, इसका मतलब डुप्लीकेशन, ठीक है, इसका मतलब है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन करेगा, ठीक है। वैसे वैसे क्या होगा, सेल के अंदर मैंने आपको सेंट्रियोल्स पढ़ाए थे, जब हम सेल चैप्टर पढ़े थे तो हमने सेंट्रियोल्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल्स जो है जब सेल डिवीजन करती है तो उस टाइम पे हेल्प करते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं उनको अपने अपने पोल पे ले जाने के लिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे करेंगे। तो वैसे वैसे क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी विभाजन करने लगते हैं। और कोशिका द्रव्य में डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कितने होते हैं, ये दो होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी दो हो जाते हैं। अब ये हमारी कौन सी फेस हो गई, एस फेस। और एस फेस में इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अपना क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस फेज में आपके डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रियोल्स है उसके भी डुप्लीकेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ये भी दो हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक तो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट, इसके साथ साथ सेंट्रियोल्स भी जो डिवाइड होके दो में डिवाइड होता है वो कौन सी फेस में होता है, एस फेस में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एस फेस हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। अब एस फेज के बाद हम पढ़ेंगे G2 फेज। अभी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, हम ये इंटरफेस के अंदर पढ़ रहे हैं। इंटरफेस के अंदर हमने कितनी फेज पढ़ी है, आपकी जी जीरो फेज पढ़ी है, G1, फिर उसके बाद एस फेज, और अब हम G2 फेज पढ़े। इसको हम बोलते हैं पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल। मतलब एम फेज से पहले वाला जो फेज है वो है ये, तो इसलिए इसके नाम में पढ़ो, सूत्री विभाजन एम फेज हो गया, उससे पहले वाला, ठीक है, पूर्व सूत्री उससे पहले वाला, यानी कि इंटरफेस उससे जस्ट पहले वाले को हम G2 फेज बोलते हैं, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपका क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो मेनली जो है इस फेज में क्या होता है हमारा, इस फेज में हमारा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने इंटरफेस, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारी जो सेल फेस ऑफ सेल साइकिल, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेल साइकिल, कोशिका चक्र, सेल डिवीजन, विभाजन। मैंने बताया था जो सेल डिवीजन है वो पार्ट ऑफ सेल साइकिल है। सेल साइकिल पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन जो पढ़ी थी, हमने पढ़ाई थी कि घटनाओं का एक क्रम है जिसमें कि क्या होता है, अपना सेल, जो सेल है अपने जेनेटिक मटेरियल का द्विगुणन करती है, और उसके पास जो साइटोप्लाज्म में जो संगठन है उनका संश्लेषण करके उनका डिवाइड वो करती है, विभाजन करती है, जिससे कि वो क्या करे, दो संतति का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। मैंने बताया आपको कि यूकेरियोटिक सेल्स जो होती है वो क्या होती है आपकी, जब हम उनको कल्चर करते हैं तो वो मेनली आपका 24 आवर्स में या एक दिन में डिवाइड होती है, ठीक है। वैसे ही आपकी जो ये सेल होती है उसको 90 मिनट लगते हैं। हमने फिर पढ़े थे कि फेस ऑफ सेल साइकिल, फेस ऑफ सेल साइकिल दो तरह के होते हैं, एक इंटरफेस और एक आपके एम फेस। इंटरफेस को हम अंतरावस्था बोलते हैं और एम फेस को हम समसूत्री विभाजन अवस्था बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी इंटरफेस होती है, जो इंटरफेस होती है उसके, उसका मतलब मैंने आपको बताया था ये आपकी पूरी सेल साइकिल है, ठीक है। इसकी दो फेस है, इंटरफेस और एम फेस। तो इंटरफेस जो 90% पार्ट होता है ना सेल साइकिल का, वो आपका किस में आता है, इंटरफेस का, इंटरफेस में आता है। इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आपका डिवीजन, देखो जो हम इंटरफेस पढ़ रहे हैं उसमें सेल सिर्फ तैयार हो रही है, इसमें डिवाइड नहीं हुई है सेल। भले ही हो सकता है कि जो सेल के अंदर का कंपोजिशन है, संगठन है, वो डबल हो गया हो, लेकिन वो डिवाइड नहीं हुआ है। तो इसमें देखो इंटरफेस क्या है कि 90% ऑफ पार्ट ऑफ द सेल साइकिल है। रेस्टिंग फेज इसका, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। और स्टार्टिंग क्या करता है, डिवीजन से पहले का प्रिपेयर करने वाली अवस्था है ये, ठीक है। या हम कह सकते हैं दो एम फेस के बीच की जो फेस है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस बोल सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी इंटरफेस होती है ना उसके भी अंदर टाइप होते हैं, जैसे कि G0, ठीक है, G1, S और G2।
तो जो G0 होती है ना वो एक निष्क्रिय फेस होते हैं, शांत फेस। इसके अंदर जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोई भी तरह की कोई भी जो आपकी वो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उपापचय रिएक्शंस जो होती है वो नहीं हो रही होती, सेल शांत पड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आता है G1 को हम इनिशिएशन फेज भी बोलते हैं, यानी कि सब कुछ स्टार्ट यहीं से ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है उपापचय रूप से क्या होती है सेल हमारी वो एक्टिव होती है, ठीक है। तो उपापचय रूप से क्या होती है हमारी सेल एक्टिव होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे कि इस फेज में सेल एक्टिव है, और जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डीएनए क्या है उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। और हमारी सेल क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, यानी कि सेल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फेज जिसको हम एस फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज जिसके अंदर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है और उसका रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताया था कि जो डीएनए होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, पर क्रोमोसोम ऑफ नंबर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहते हैं, वो ना तो बढ़ते हैं ना वो घट रहे हैं, वो कांस्टेंट है। अगर हमारी सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम थे तो उस टाइम पे जब सेल डिवीजन करना शुरू करेगी तब भी उसके अंदर 2 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो एस फेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। पर जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, चेंज नहीं होंगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने एक और चीज पढ़ी यहाँ पे कि जैसे जैसे डीएनए का भी डुप्लीकेशन हो रहा है वहां पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन कौन सी फेज में हो रहा है, तो वो आपका एस फेज में होता है। और उसके बाद हमने पढ़ी G2 फेज जो कि आपकी जैसे एम फेज से पहले वाली जो फेज है, जस्ट पहले वाली फेज को हम G2 फेज बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी एम फेज है उससे जस्ट पहले वाली जो फेज होती है उसको हम G2 फेज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, हमारा कंप्लीट हो गई है इंटरफेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम फेज। जो हमारी एम फेज होती है ना उसको हम बोलते हैं माइटोसिस फेज, ठीक है। इसका मतलब होता है समसूत्री विभाजन। अब हम पढ़ रहे हैं एम फेज, ठीक है। एम फेज को हम बोलते हैं माइटोसिस फेज, जिसका मतलब होता है सूत्री विभाजन, ठीक है। अब सूत्री का मतलब क्या होता है, अब उसको हम यहाँ से समझेंगे। जो हमारी माइटोसिस फेज होती है ना वो 2 तरह की होती है, ठीक है। इसमें 2 तरह की क्या फेज होती है, एक होती है हमारी कैरियो काइनेसिस और एक होती है हमारी साइटोकाइनेसिस। अब समझो कैरियो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब क्या होता है। जो कैरी होता है ना उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है। और न्यूक्लियस जो आपका क्या होता है, केंद्रक। तो इस फेज को कैसे समझे, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस को हिंदी में भी कैरियोकाइनेसिस है और इंग्लिश में भी कैरियोकाइनेसिस है। तो मैं आपको बस यही लिख के दे सकती हूँ कि हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, नहीं तो स्पेलिंग वो सेम ही है नाम, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस और ये होता है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के मतलब क्या है, अब देखो कैरी हो गया न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन, ठीक है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका विभाजन हो रहा है, ठीक है। और साइटोकाइनेस मतलब साइटोप्लाज्म का, काइनेसिस मतलब विभाजन। तो इसमें किसका विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर हमारी पूरी जो ये साइटोप्लाज्म है इसका डिवाइड होगा, और ये क्या करेंगे, ये 2 सेल में अपना पूरा पूरा पार्ट
ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे और 2 सेल बना लेंगे, ठीक है। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेल के अंदर, जब हम बहुत ही डीपली जाके कि कैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कैसे पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे माइटोटिक सेल, माइटोसिस फेज, जो कि आपकी 2 तरह की होती है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस मतलब जिसमें आपका कोशिकीय द्रव्य जो है, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन हो रहा है, ठीक है। और इस फेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें आपके जो, अभी हमने पिछले फेज में क्या बोला था कि डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, पर क्रोमोसोम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो गुणसूत्र है, यानी कि जो क्रोमोसोम है, उनका क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का आपका डिवीजन होता है, ठीक है। और जो हमारी पूरी एम फेस होती है, पूरी जो सेल साइकिल का जो डिवीजन है या विभाजन है, वो किस चीज पे एंड होता है, यहाँ पर जाकर, यहाँ पे हमारा सेल साइकिल का क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एम फेस क्या होती है, खत्म होती है। अभी एम फेस खत्म वो नहीं हुई, अभी हम पूरे और डिटेल में पढ़ेंगे कि एम फेस में 4 फेस और होती है, ठीक है। मेनली हम क्या पढ़ते हैं कि जितनी भी सेल होती है ना बॉडी में, वो क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है शरीर में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो डिवाइड करती है, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जो डिवाइड नहीं करती, तो जैसे कि एल्डर पेशेंट या एल्डर आदमी, जो एल्डर आदमी होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो हमारी कुछ सेल्स होती है, जैसे कि हार्ट सेल्स, एल्डर मतलब बूढ़े, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, हार्ट सेल्स जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड नहीं होती है, उनका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और कुछ कुछ हमारे शरीर में सेल, कुछ कुछ ऐसी सेल्स होती है जो तब डिवाइड होती है जब सेल में क्या हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है। शरीर में चोट लग जाती है, मतलब कभी कभी डिवाइड होती है, हमेशा डिवाइड नहीं होती है। मोस्टली प्रॉपर जो प्रॉपर्टी होती है ना सेल की, वो डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सेल होती है जो तब डिवाइड होती है जब सेल शरीर में चोट लग गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो शरीर में, तब होती है। और एल्डर सेल्स, जो एल्डर मतलब बूढ़े लोग होते हैं, उनमें हार्ट सेल क्या नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। अब हम एक सेल का टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल को हम एक दो तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डिप्लॉयड सेल, एक होता है हैप्लॉयड सेल, ठीक है। डिप्लॉयड को हम बोलते हैं द्विगुणित, और उसको बोलते हैं हम अगुणित। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि आपकी ये सेल है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, क्रोमोसोम वो है, वो आपका डबल में होगा, ठीक है। तो हमारी डिप्लॉयड सेल ये होती है कि जिसमें क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो एक जो आपका क्रोमोसोम है, वो आपके पेरेंट, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। तो ये जॉइंट होके क्या बनते हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। अगर तो ऐसे ही क्या होता है, जब एक सोमेटिक सेल होते हैं, सोमेटिक मतलब एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। कहीं भी शरीर के कहीं से भी नॉर्मल सेल है, सिर्फ गैमेट्स, जेनेटिक सेल्स को छोड़ के, गैमेट्स को छोड़ के, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिप्लॉयड सेल कहलाती है, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, ठीक है। वहीं अगर आपका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिप्लॉयड बोलते हैं, हिप्लॉयड, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोलें कि अगर मैं इसको एक एन के फॉर्म में लिखूं, तो इसके पास 2 एन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 एन,
अगर कोई डिप्लॉइड सेल है। अगर कोई हैप्लॉइड सेल है, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एन। ठीक है, तो ये आपका अंतर होता है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में। अब हमने ये पढ़ लिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है, क्या है ये पढ़ते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जो हमारा टाइप होता है सेल डिवीजन का, वो दो तरह का है। ठीक है, एक है समसूत्री विभाजन, एक है आपका अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस और इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, अब इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है समसूत्री का मतलब और अर्धसूत्री का मतलब। तो ऐसे समझो कि ये आपकी एक सेल है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, तो ये आपकी कौन सी सेल हुई, ये आपकी हुई डिप्लॉयड सेल। ठीक है, इसको हमने बोला डिप्लॉयड सेल या त्रिगुणन सेल। अब क्या हुआ, जब ये सेल डिवीजन करने लगेगी, तो ये क्या करती है, ये अपने क्या करती है, एक क्रोमोसोम इसमें गया, एक क्रोमोसोम इसमें गया। ठीक है, तो क्या होता है समसूत्री विभाजन में, यहाँ पर जैसे सेल है ना, ये इसका क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो डुप्लीकेशन होने के बाद क्या होता है, ये दो नंबर ऑफ टू एन है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये यहाँ पर आपका चार वो बन गए। ठीक है, अब उससे क्या होता है, इसको ना ऐसे समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कोई डिप्लॉइड डिप्लॉइड सेल है, ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें ये दो क्रोमोसोम है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनका डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन जो आप बोलो वो हुआ। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, डुप्लीकेट होके यानी कि चार बन गए। अभी ये टू एन है सेल शरीर की, एक्सेप्ट वो आपकी जेनेटिक सेल नहीं, वो आपकी गैमेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये है हमारे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो जो जनन अंग होता है ना, जनन अंग, वहां से सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि बाद में गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पे जब डिवीजन शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पे जो जनन अंग होते हैं, जब वहां पे डिवीजन शुरू होता है, तो वहां पे सबसे पहले वो कोई भी सेल होगी वो टू एन होती है। ठीक है, फिर वो जब टू एन होती है, तो ये डिवाइड होके आपका क्या करती है, वो आपकी डिवाइड होके एन में होती है। फिर ये सेल भी जो होती है ना, ये डिवाइड होके आपकी सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इसमें ना दो फेस होती है मियोसिस की, एक मियोसिस वन होती है और एक मियोसिस टू होती है। और जब हम इन दोनों साइकिल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे टू एन से चार सेल कैसे बन रही है, वो भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, जो गैमेट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, चार सेल बनती है यहाँ पे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस वन और मियोसिस टू, ये हम डिटेल में जब मियोसिस को भी पढ़ेंगे, पहले माइटोसिस पढ़ेंगे फिर मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है टू एन से एन का। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप बताया समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री, जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, इसके बारे में बताया। अब हमने ये पढ़ा क्यों, कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब है। देखो कुछ ना, जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है, वो मेनली जो हमारा डिप्लॉइड सेल है उसमें ही जाएगा। ठीक है, डिप्लॉइड सेल को ही जाएगा वो, पर कुछ कंडीशंस होती है, क्योंकि देखो डिप्लॉइड सेल में क्या हो रहा है, जो टू एन है ना, वो कांस्टेंट रहता है आपका टू एन में। ठीक है, अब हैप्लॉइड आपकी कोई सेल एन है और आपको उसको डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, उसका उसका जेनेटिक मटेरियल जो है, तो हमें यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है, कि जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है ना, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो होता है वो मेनली आपका डिप्लॉयड
या द्विगुणित कोशिका में होता है, ठीक है। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मेनली होता तो द्विगुणित कोशिका में, पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या होते हैं हमारे इसमें? एक्सेप्शन कि कुछ जो आपके हैप्लॉइड सेल्स में भी होते हैं, में भी विभाजन किसके थ्रू होता है? समसूत्री विभाजन का। जिसका एग्जाम्पल क्या है? जो आपकी मेल मधुमक्खी होती है ना, उसमें विभाजन किसके थ्रू होता है? समसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। पर उसकी कौन सी सेल है? हैप्लॉइड सेल है। मेल मधुमक्खी की जो सेल है वो हैप्लॉइड सेल है, और उसमें क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी सेल है, कौन सी हैप्लॉइड, या फिर क्वेश्चन आएगा कौन सा और जो ऑर्गेनिज्म है जो कि हैप्लॉइड है पर उसमें जो विभाजन हो रहा है वो समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल है मेल मधुमक्खी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल और है कि हमारी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं, उसमें दोनों में, इन दोनों में क्या होता है? आपका समसूत्री विभाजन दिखता है, ठीक है। सब में नहीं, कुछ कुछ में दिखता है। क्योंकि जब हम प्लांट का गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि वहां पे भी हैप्लॉइड सेल बनती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो सेल है उसके अंदर 2n जेनेटिक मटेरियल है, तो उसकी डॉटर सेल में भी 2n जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों में, ठीक है। कांस्टेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल, समान रहता है, ठीक है। कि जितना पहला था उतना ही बाद में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कि जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका के सभी घटकों का पूर्ण गणन होता है, पूर्ण गठन होगा, ये पूर्ण गठन होता है तथा जनन व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्याएं समान होती है, ठीक है। जितने गुणसूत्र यहाँ पे होंगे, अगर यहाँ नंबर ऑफ गुणसूत्र जो है वो 4 है, तो इन दोनों में भी 4 4 होगी, ठीक है। अब वो भी समझेंगे हम कैसे होगी 4, क्योंकि यहाँ पे 4 गुणसूत्र है तो डिवाइड करके 2 2 जाने चाहिए, फिर यहाँ पे कैसे 4 आए, ठीक है। क्योंकि उसका रेप्लिकेशन होता है, आगे हम उसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं, तो हम पढ़ेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस। हम पढ़ रहे हैं जो हमारा समसूत्री विभाजन है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें जो हमारी फेस होती है ना, सबसे, अब इसके अंदर हम फेस पढ़ेंगे, तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोफेस। इसको हम बोलते हैं पूर्व अवस्था। फिर आता है हमारा मेटाफेस, जिसको हम बोलते हैं मध्यावस्था। फिर आता है एनाफेस, जिसको हम बोलते हैं
पश्च अवस्था, फिर फोर्थ है हमारा फेस, जिसको हम बोलते हैं अत्यावस्था। तो जो हमारी कैरियोकाइनेसिस होती है समसूत्री विभाजन में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस होती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ही जो फर्स्ट फेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोफेस। ठीक है, प्रोफेस किसे कहते हैं हम? पूर्वावस्था। देखो हमने जब इंटरफेस पढ़ी थी तो हमने G1, G0, G1, G फिर G2 पढ़ी। तो जो प्रोफेस होती है ना वो किसके बाद आती है? ये आपके आती है G2 फेस के बाद। ठीक है, आफ्टर G2 फेस के बाद स्टार्ट क्या होती है? प्रोफेस। ठीक है, और ये हमारी कितनी तरह की होती है? ये 2 तरह की होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक पूर्वा अवस्था, और दूसरा होता है हमारा पश्च पूर्वा अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अर्ली, जो पहले है, मतलब ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक अर्ली हो गई, एक लेट हो गई। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। देखो हमने पढ़ लिया था कि जो हमारी एस फेस होती है ना उसमें जो हमारा क्रोमोसोम है वो है डीएनए, वो क्या हो गया? वो डबल हो चुका है। ठीक है, तो जो हमारी प्रोफेस होती है, तो समझो इस चीज को ऐसे कि ये आपका सेल के अंदर क्रोमोसोम है, और जो देखो जो डीएनए होता है ना वो ऐसे ही पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फैला होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारी प्रोफेस शुरू होती है तो जो हमारा जो डीएनए है वो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये कंडेंस होना शुरू कर देता है, मतलब इकट्ठा होना शुरू होता है, गाढ़ा होना शुरू कर देता है। तो ये आपका कंडेंस होना शुरू कर देता है, संघनन होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे आपका दूर दूर पड़ा है तो ये पास आना शुरू करता है और इकट्ठा होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो हमारी ये होती है प्रारंभिक अर्ली जो प्रोफेस होती है उसमें आपका जो डीएनए है उसका संघनन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो गुणसूत्रीय पदार्थ है उसका क्या होने लगता है? उसका संघनन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपका जो ये होता है पश्च पूर्वावस्था, इसमें क्या होता है? इसमें संघनन होने लगा। अब देखो कोई आपकी अ, जगह में कोई सामान बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो जब क्लियर होना शुरू होता है तो जो आसपास की चीजें हैं वो उनको हम अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं। तो क्या हुआ? क्योंकि जो गुणसूत्र है, जो जो आपका डीएनए है वो किस में बिखरा हुआ पड़ा है? आपके न्यूक्लियस में बिखरा पड़ा है। तो फिर क्या हुआ? जैसे जैसे न्यूक्लियस से गुणसूत्र कंडेंस होगा, आपस में जुड़ेगा, तो जो आपका पार्ट है किसका? न्यूक्लियस का, वो हमें क्लियरली दिखाई देने लगेगा। तो इसमें क्या होता है आपका? तो जो आपका न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है वो क्लियर दिखाई देने लगता है। तो समझो इस चीज को, पहले ये ऐसे बिखरा था, फिर कंडेंस होने लगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम को समझो, जैसे ये तो कंडेंस हो रहा है, साथ में जो आसपास का जो जगह है वो आपकी क्लियर होने लगती है। ठीक है, तो ये प्रोफेज की 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कि जिसमें आपका क्या होता है? कंडेंस होने लगता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर आपका गुणसूत्र, और आपका जो कोशिका द्रव्य है वो क्लियर होने लगता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि ये इसका अंत हो जाता है, जो पूर्वावस्था है या जो आपकी प्रोफेस है। अब जैसे ही प्रोफेस खत्म हुई है कि पूर्ण होने पर, ठीक है, जो विभिन्न घटनाएं होती है उनकी निम्न की विशेषताएं हैं। समझो इस चीज को कि भाई हमने पढ़ तो ली, प्रोफेस कंप्लीट हो गई, पर प्रोफेस प्रोफेस के कंप्लीट होने पे क्या क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्या है आपका? जो गुणसूत्र है
वो संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं। मीन्स जैसे कि आपके सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम पड़े हैं, ठीक है, और सेंट्रोसोम्स पड़े होते हैं। तो अगर ये इस साइड पड़े होते हैं, ये अपोजिट साइड जाने लगते हैं और मिड में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आगे हम अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। अब थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि जितनी भी आपकी गोल्जी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो जब हम प्रोफेज के, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत में माइक्रोस्कोप से सेल को के अंदर देखते हैं, तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस, इन सब की मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस फेस में जाके जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, तो वो प्रोफेस है। अब यहाँ पे प्रोफेस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इससे तो आप कमेंट करना, मैं उनको पढ़ के उस चीज को करेक्ट करूंगी। ठीक है, या आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है या फिर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करो, फिर मैं अगले लेक्चर में उस चीज को